वेलकम बैक एवरीवन। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम टारगेट कर रहे थे बच्चों 70/70। तो वी वर डूइंग टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अब हम आ गए बच्चों हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स चैप्टर के साथ, जिसमें हम करने वाले हैं 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। राइट, तो बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन सिंपल भी होता है और आप इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा डिफरेंशिएट करो बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। राइट, तो इसके आउट ऑफ द 7 पॉइंट सिर्फ 4 या 5 लर्न कर जाना, 2 मार्क मिल जाएंगे। पहला कह रहा है बच्चा SN1 ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, वेयरएज SN2 हमारी बाईमोलिकुलर होती है। राइट, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। ये इन्वॉल्व करता है द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और ये इन्वॉल्व करता है बच्चा फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट, जिसको इंटरमीडिएट स्टेट भी बोला जाता है। चौथा पॉइंट कह रहा है बच्चा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वेयरएज SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर भी। इसीलिए याद रखना ये सारे पॉइंट्स। पांचवा पॉइंट कह रहा है बच्चा न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द बैक साइड और फ्रॉम द फ्रंट साइड। न्यूक्लियोफाइल का अटैक राइट साइड से भी हो सकता है और लेफ्ट साइड से भी हो सकता है। आप लिख सकते हो फ्रॉम बैक साइड और फ्रंट साइड। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड इन SN2 मैकेनिज्म। उल्टे मत लिखे आना, याद रखना है SN1 मैकेनिज्म फेवर करी जाती है बाय प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट इन द सेंस वो कंपाउंड जो H+ देने के सक्षम होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। वेयर एज SN2 मैकेनिज्म में लिख सकते हो इट इज फेवर्ड बाय अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट इन द सेंस वो कंपाउंड जो H+ नहीं देते हैं इन वाटर। बात करें लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट कह रहा है बच्चा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। याद रखना 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन सिंपल हैलाइड। सिमिलरली यहाँ पे ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सिंपल हैलाइड, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चा व्हाट आर एनैंटियोमर्स, व्हाई रेसिमिक मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनैंटियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। तो याद रखो बच्चा वो कंपाउंड जो कि फॉर्म करते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, उनको हम बोलते हैं एनैंटियोमर्स। और याद रखो एनैंटियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। सिमिलरली दूसरे पार्ट का आंसर लिखते हैं अ रेसिमिक मिक्सचर इन इज एन इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब इक्वल अमाउंट में ऑफ डी यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल फॉर्म्स यानी कि लीवो रोटेटरी। याद रखो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन एज रोटेशन ऑफ वन फॉर्म कैंसिल कर दी जाती है बाय द अदर फॉर्म। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा राइट फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एंड डार्जन प्रोसेस। ये सारे ही नेम रिएक्शंस हैं, तो इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। सबसे पहले देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या कहती है हमसे। जब हम अल्काइल हैलाइड को, अब ये एक्स का मतलब है हेलोजन, अब ये क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है, रिएक्ट करते हैं विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो एक्सचेंज ऑफ हेलोजन होता है, यानी कि एक्स चला जाता है इधर और आई चला जाता है इधर। तो विद द हेल्प ऑफ फिंकलस्टीन रिएक्शन हम अल्काइल आयोडाइड्स को बना सकते हैं। राइट, कमिंग टू स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में भी हम अल्काइल हैलाइड को लेते हैं। अब ये हैलाइड अगेन क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। जब हम इसको रिएक्ट करते हैं विद ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड यानी कि AgF, तो हमको मिल जाता है अगेन अल्काइल फ्लोराइड एंड अ सॉल्ट। यहां पर भी बच्चा हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। राइट, बेसिकली यहां पर हमको अल्काइल फ्लोराइड बनाने में बहुत आसानी रहती है इन स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, चलो बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हमेशा 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं विद 2 एटम्स ऑफ सोडियम, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों यहाँ पे क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। अगर इसको थोड़ा भी एटमॉस्फेयर मिल गया तो ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो यहाँ वुड्स रिएक्शन में हमको क्या मिल जाता है, हायर अल्केन्स प्लस अ सॉल्ट। कमिंग टू डार्जन प्रोसेस, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इस प्रोसेस में हमको बच्चा प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। अभी बताता हूँ क्यों। हम यूज करते हैं बच्चा यहाँ पे अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ थायोनिल क्लोराइड, thionyl chloride, this is thionyl chloride, and in presence of pyridine which is a base। तो ये क्या कर देता है बच्चों, हमको फॉर्म करके देता है अल्काइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड HCl गैस। ये जो दोनों गैसेस हैं ये केपेबल होती हैं
तो ये वेपर्स बन के इवेपोरेट हो जाती हैं और सिर्फ प्योर फॉर्म में हमको क्या मिल जाता है, अल्काइल क्लोराइड। इसका प्योरिफिकेशन करना हमें नहीं पड़ता। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चों, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड। सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चा, चलो पहले इसका आंसर देखते हैं। कह रहे हैं H2SO4 का इस्तेमाल नहीं होता है, इट इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद Ki बिकॉज H2SO4 क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है HI को टू आयोडीन गैस, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्वेश्चन सेकंड, इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट of chloride, bromide and iodide are higher than those of hydrocarbons of comparable molecular mass. Comparable molecular mass मतलब आसपास के molecular masses वाले। ऐसा इसलिए होता है बच्चा क्योंकि ये जो हमारे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइन होते हैं ये पोलर इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से वो हाई वॉन डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं और उनको तोड़ने के लिए हायर एनर्जी का जरूरत पड़ता है। दैट इज व्हाई दे शो हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो जरूर रट जाना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चा, नेम द सूटेबल अल्कोहल एंड रिएजेंट फ्रॉम विच 2-chloro 2-methyl प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड। याद रखना बच्चा, अगर आप बनाना चाहते हो 2-chloro 2-methyl प्रोपेन तो आपको यूज करना पड़ेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर इसका आयोपैक नेम है बच्चा 2-methyl प्रोपेन टोल, और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ लुकास रिएजेंट। याद रखो, अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना चाहते हो तो कार्बन से OH जोड़ दो, और जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। इसका आयोपैक नेम है 2-methyl प्रोपेन टोल। जब इसको ट्रीट करोगे विद लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट होता है बच्चा हमारा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl का मिक्सचर। तो ये क्या करता है, इस OH को रिमूव करके यहाँ पर जोड़ देता है Cl, राइट। तो ये बन गया आपका 2-chloro 2-methyl प्रोपेन। सिमिलरली सेकंड पार्ट में कह रहा है आउट ऑफ क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन व्हिच हैज हायर डाइपोल मोमेंट एंड व्हाई। तो याद रखना, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन द डाइपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोमीथेन यानी कि दिस वन फ्लोरोमीथेन इज कंपैरेटिवली लेसर। तो ज्यादा किसका हो गया, आउट ऑफ क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन व्हिच हैज हायर डाइपोल मोमेंट, ऑब्वियसली क्लोरोमीथेन हैज हायर डाइपोल मोमेंट। साल 2023 में पूछा गया ये छठा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब मिथाइल क्लोराइड को ट्रीट करोगे विद एक्वस KOH। याद रखो बच्चों, जब कभी भी हम मिथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां से जनरेट होगा हमारा ये OH हमारा जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल, और वो अटैक करेगा इस CH3 पे, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और आपको मिल जाएगा बच्चा CH3 सिंगल बॉन्ड OH which is nothing but methanol, और आपका बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा HCl। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक्वस NaOH होता यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता, तब भी यहाँ पर आपका OH जुड़ जाता और NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता। लेकिन दिक्कत जब आती, जब बच्चा यहाँ पे एक्वस की जगह एल्कोहलिक लिख कर दे देता, तो एल्कोहलिक में आपका अल्कीन फॉर्म होता ना कि अल्कोहल। तो ये चीज माइंड करना। क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कह रहा है बच्चा, मिथाइल क्लोराइड को ट्रीट कर रहे हैं विद KCN यानी कि पोटेशियम कायानाइड, तो अगेन CH3Cl आपका KCN के साथ रिएक्ट करेगा, यहां से जनरेट होगा CN नेगेटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और वो अटैक करेगा अगेन इस बॉन्ड इस कार्बन पे, तो अगेन आपका मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CN, इसको बोलते हैं मिथाइल कायानाइड, प्लस आपका बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा KCl, राइट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में कह रहा है मिथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट करोगे विद मैग्नीशियम, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब हम मिथाइल ब्रोमाइड को यानी कि CH3Br को रिएक्ट कराएंगे विद मैग्नीशियम, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका बन जाएगा CH3MgBr। दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज नथिंग बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो 100% इस बार आने की संभावना है। मान लो ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने दे दिया और अब तुम हाथ पे हाथ धरे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इससे बढ़िया याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है व्हाई हेलोअरीन्स इन द सेंस बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन मेंबर, उनको हम बोलते हैं हेलोअरीन्स, राइट। कह रहे हैं नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब है कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इन पे आसानी से अटैक क्यों नहीं कर पाता। तो पहला रीजन है बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 होता है, इसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
दूसरा कारण है बच्चा ड्यू टू सी एक्स, यानी कि इस कार्बन के बीच और इस एक्स के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, मतलब ये माइनस चार्ज मूव करके आता है यहाँ पे टू फॉर्म डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल रहता है। फिर थर्ड रीजन की बात करें तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन अराइल हैलाइड मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये जो अराइल हैलाइड मॉलिक्यूल है बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है, जब ये आएगा तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा यहाँ से रिपल्शन, जिसकी वजह से आसानी से इस पे अटैक नहीं कर पाता। लास्ट रीजन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल कार्बोकेटायन। लेट अस से तुमने ये बॉन्ड तोड़ भी दिया और यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ भी गया, तो ये इतना अनस्टेबल होता है कि न्यूक्लियोफाइल को टाइम ही नहीं मिलेगा इस पे जाके अटैक करने का। द मोमेंट इट फॉर्म्स, इट कोलैप्सेस, इट डिकम्पोज, इट फिनिशेस। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स हेलोअरीन्स की रिएक्शन मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 8 2023 में पूछा गया क्वेश्चन में कह रहा है व्हाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हायर देन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन ऑर्थो आइसोमर। याद रखना बच्चे, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज हायर देन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर which have high intramolecular forces of attraction, that is why high amount of temperature का जरूरत होता है to break down the bond, इसीलिए इसका melting point ज्यादा होता है। Whereas बात करें boiling point की of ortho dichlorobenzene, वो इसलिए high होता है because of high dipole interaction जो कि present रहता है ortho position। There is a great dipole forces of attraction between carbon and chlorine atom which results into high boiling point as compared to dichloro, यहाँ डाई लिख लेना, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन विच हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। याद रखना बच्चा, अगर ऑर्थो पोजीशन की बात करो तो यहाँ तो Cl और यहाँ Cl होता है, इनके बीच में यहाँ लिखा हुआ भी है ग्रेट डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन दिस कार्बन, यानी कि ये वाला, एंड क्लोरीन, यानी कि ये दो क्लोरीन के बीच। वेराज अगर बात करें पैरा आइसोमर की, तो पैरा आइसोमर में एक Cl यहाँ होता है, एक Cl यहाँ होता है, ये डाइपोल मोमेंट इसका इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हेंस डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है हाई होता है कंपेयर टू पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 9, इसे तो छोड़ के भी मत जाना। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2-cyclohexyl chloroethane undergoes dehydrohalogenation। Dehydrohalogenation का मीनिंग रिमूवल ऑफ हेलोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्शन। कह रहा है नेम द रिएजेंट यूज्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। सबसे पहले ये जो कंपाउंड दे रखा है इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ। वो कह रहा है 2-cyclohexyl क्लोरोइथेन। सबसे पहले रूट वर्ड पकड़ो, इथेन। इथेन का मतलब है एक कार्बन और दो कार्बन। 2 नंबर पे जुड़ा रखा है 2-cyclohexyl क्लोरोइथेन, क्लोरीन जुड़ा हुआ है Cl पे क्योंकि इसकी पोजीशन डिफाइन नहीं है। और 2 नंबर पे हमारा जुड़ा हुआ है बच्चा साइक्लोहेक्साइल, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस तरीके से, राइट। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, कितना हाइड्रोजन लगा दो, इधर 2। याद रखो जब इस कंपाउंड को ट्रीट करोगे विद एल्कोहलिक KOH तो आपका क्लोरीन यानी कि हेलोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन रिमूव हो जाएगा। मतलब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके पड़ोसी को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो 1 हेलोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन रिमूव हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देखो दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर एज इट इज, यहां से H निकल जाएगा तो बचेगा CH, सिंगल बॉन्ड CH2, राइट। अब इस कार्बन को देखो, इसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं और सिमिलरली इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, राइट। इस कंपाउंड का नाम हो गया बच्चा, अब देखो इधर से नंबरिंग करोगे 1 2, क्योंकि ये भी नजदीक पड़ रहा है और डबल बॉन्ड भी नजदीक पड़ रहा है, तो 2 कार्बन का मतलब होता है एथ, डबल बॉन्ड है 1 पोजीशन पे, तो इथ 1 इन, और 1 नंबर पे ये हमारा 1 साइक्लोहेक्साइल इथीन, जिसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 1 साइक्लोहेक्साइल इथीन, दीज टू आर सेम। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है नेम द पॉसिबल अल्कीन which will yield 1 chloro 1 methyl cyclohexane on their reaction with HCl and write the reaction involved। याद रखो वो पूछ रहा है आपसे कौन सा अल्कीन होगा, जब आप उसकी रिएक्शन करोगे विद HCl तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये देखो साइक्लोहेक्सेन कुछ ऐसे बनाते हैं ना साइक्लिक स्ट्रक्चर, और 1 नंबर पे भैया क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है और 1 नंबर पे आपका CH3 भी जुड़ा हुआ है।
याद रखो बच्चा, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ होगा, यहाँ कोई अल्कीन होगा, तब उसका आपने रिएक्शन कराया होगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तब Cl आके ऐड हुआ है फ्रॉम दिस Cl, एंड हाइड्रोजन ऐड हुआ है यहाँ इस कार्बन पे, राइट। तो यहाँ इन्होंने फॉलो करा होगा मार्कोनिकॉफ रूल। अगर मैं इसका उल्टा प्रोसेस लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ये Cl यहाँ से हटा दूंगा, यानी कि इस कार्बन से जहां मैं मार्कर रखा हुआ यहाँ से Cl हटा दूंगा और एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा यहां से। तो देखो बचेगा क्या, दिस साइक्लोहेक्सेन एज इट इज, यहाँ ये बॉन्ड बन जाएगा ये वाला सीधा होके, ये Cl चला जाएगा, यहाँ से बॉन्ड हट गया और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो बचेगा CH2, राइट। अब इस कार्बन को देखो और ये वाले कार्बन को देखो, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसको इसकी वैकेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ लगा दोगे डबल बॉन्ड। तो दिस वाज द अल्केन व्हिच वाज यूज्ड टू यील्ड, यानी कि टू गेट 1 chloro 1 methyl cyclohexane ऑन देयर रिडक्शन विद HCl, राइट। अब इसका नाम क्या है वो कमेंट में बता देना, अगर नहीं आता तो मुझसे हेल्प ले लेना, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर readily देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। आपको आई होप अलाइल क्लोराइड में डिफरेंस मालूम होगा और एन यानी कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड में डिफरेंस मालूम होगा। चलो इसका आंसर देखते हैं। ये कह रहे हैं अलाइल क्लोराइड जो होते हैं बच्चा वो शो करते हैं हाई रिएक्टिविटी, क्यों, एज द कार्बोकेटायन जो वहां बनता है फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप, वो स्टेबलाइज हो जाता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेजोनेंस, वाइल हमको कोई भी स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन नहीं देखने को मिलता in case of N-propyl chloride. So this is the reason allyl chloride is hydrolyzed more readily or easily than N-propyl chloride. Why? So this is how we have done all the questions, या कह सकते हैं 10 important question from this chapter. So please do share, like and subscribe.